हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड। एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। कोड है 3004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जिसका कोड मैच नहीं कर रहा हो तो वो घबराए नहीं, वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, अपने एक्ट के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम संपत्ति अंतरण अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है और ये क्वेश्चन इस एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़े ही ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। वीडियो में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं। वीडियो पर चलने से पहले एक बात और बता दूं, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, देखिए इसको मैं कराने से पहले एक बात बता देता हूं। जो हमारा ये एक्ट है बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना करा रहा हूं जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ये ना समझिएगा कि सर ने कुछ चीज़ छोड़ दी हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं और जल्दी जल्दी भाग रहे हैं आगे को। मेरा उद्देश्य है आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कराना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वो नॉलेज देना है, वो ज्ञान प्राप्त कराना है जो आपके लिए सेमेस्टर वाइज ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो बुक परचेज करके स्टडी करिए, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से और आपकी जो एग्ज़ाम के लेवल की जो नॉलेज है उसके पर्पज़ से मैंने जो इस सेट तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है वो नोट्स परचेज कर ले। 499 में आप थर्ड सेमेस्टर के पांचों एक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू 1 जुलाई 1882। इसके अंदर जो अध्याय हैं वो 8 हैं और इसमें जो सेक्शन यानी जो धाराएं हैं वो 137 हैं। सबसे मेन पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम पहले पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं था। ठीक है, लेकिन यह अधिनियम अब कुछ धाराओं के साथ इन राज्यों पर या इन राज्यों के कुछ भागों पर लागू है। देखो, जो हमारा टीपीए है, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपीए। टीपीए बोलते हैं शॉर्ट में। लेकिन ये जो है कुछ जब लागू हुआ था 1 जुलाई 1882 में, तो ये हमारे भारत में 1882 में लागू नहीं हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था। अब आप कहोगे कि सर हमारा देश जो आज़ादी 1947 में हुआ और उसके बाद हमारे देश में कानून लगने स्टार्ट हुए थे। नहीं, जो हमारे देश के अंदर जो कानून लगा हुआ है वो ब्रिटिश कानून है और वो आज भी मान्य है, हमारे देश में मान्य है। तो ये 1882 में बना था और ये 1 जुलाई 1882 से ही भारत में लागू हो गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसे प्रॉपर मान्यता मिली हुई है और वही कानून हमारे देश में चला आ रहा है जो ब्रिटिश काल में हमारे देश में चला आ रहा था। तो उस समय पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर यह लागू नहीं था, लेकिन वक्त जैसे जैसे बदलता गया तो इन क्षेत्रों पर भी कुछ धाराएं लागू होने लगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं कि सर आपने सन गलत कर दिया, ये कर दिया। तो मैं ये बात आपको बता के चल रहा हूँ, ये जो कानून है ब्रिटिश कानून है जो पहले से ही चला आ रहा है हमारे भारत में और इसे प्रॉपर मान्यता आज़ादी के बाद मिल गई थी। ठीक है, लागू तो था लेकिन और मान्यता मिल गई आज़ादी के बाद। अब चलते हैं। इस अधिनियम की धारा 5 से
37 यानी 5 से 37 तक ऐसे सिद्धांतों से संबंधित है जो चल और अचल दोनों संपत्तियों में लागू हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है वो कह रही है जो हमारे सेक्शन है 137 है, तो उनमें से जो 5 से लेके 37 तक जो हमारे सेक्शन है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू हो सकते हैं। ठीक है, जबकि धारा 38 से 53A केवल अचल संपत्ति पर लागू होती है। देखो यहां पर बोला है 5 से लेकर 37 तक जो सेक्शन है वो हमारे चल और अचल दोनों ही संपत्तियों पर लागू हो सकते हैं, लेकिन 38 से 53A तक जो सेक्शन है वो केवल अचल संपत्ति पर लागू होते हैं। ठीक है, संपूर्ण अधिनियम में संपत्ति शब्द की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। जो टीपीए है हमारा 1882 1882, इसके अंदर कोई भी संपत्ति से संबंधित कोई परिभाषा नहीं दी है। ठीक है, संपत्ति निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की है, चल और अचल। आगे समझते हैं अच्छे से। चल संपत्ति यानी जंगम संपत्ति। देखो कहीं पर लिखा आ जाए आपका चल संपत्ति, मूवेबल और अनमूवेबल दो प्रकार की संपत्ति होती हैं। मूवेबल जो चल सकती हैं, चल संपत्ति, या इसको हम कह सकते हैं जंगम संपत्ति। अब कंफ्यूज ना होना कि हमने तो चल संपत्ति पढ़ा है और यहाँ पे एग्जाम में आ गया जंगम संपत्ति। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में आता है, जंगम संपत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जंगम संपत्ति लिखा जाएगा, खाली आपको वहां अपने 20 या 30 शब्दों में क्वेश्चन आंसर को सेट करना होता है। तो वहां पर ऐसे लिखेंगे, चल संपत्ति ऐसी संपत्ति जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, उन्हें चल संपत्ति कहते हैं। जैसे गाड़ी, घास, किताब, कुर्सी, कंप्यूटर। गाड़ी, घास, किताब, इनको हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, गति है, क्या है, मूव कर रही हैं ये। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, तो इनको कहेंगे चल यानी चलने वाली संपत्ति, जिसको हम बोलते हैं जंगम संपत्ति। दूसरी है हमारी अचल संपत्ति, जिसको हम स्थावर संपत्ति बोलते हैं, यानी स्थित संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते, अचल संपत्ति कहते हैं। जैसे खेत, स्कूल, फलदार वृक्ष, मकान, कुआं इत्यादि। अगर आपका मन है कि भाई हमारा कॉलेज जो है यहाँ से उठकर हमारे गांव में आ जाए या हमारी सिटी में आ जाए, हमारी कॉलोनी में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। या आपका कोई फेवरेट फल है, उसका कोई वृक्ष है, आप सोचो कि इसे यहाँ से उठाओ और अपने घर पे ले जाके लगा लो, वो वृक्ष नहीं आ सकता, उसका बीज आ सकता है, उसका छोटा पौधा आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो फलदार वृक्ष है, जो जहां पर लगा हुआ है, फल दे रहा है, उसको हम नहीं ले जा सकते। तो ऐसी चीजें जो एक स्थान पर ही स्थित रह सकती हैं, उनको हम अचल संपत्ति कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे 5-5 नंबर में भी आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित को चल संपत्ति कहते हैं। देखो चल संपत्ति किसे कहते हैं, खड़ा काष्ठ यानी बांस, उगी हुई फसलें, यानी देखो जो फसल होती है किस लिए होती है, भाई फसल को काटते हैं, अपने यूज के लिए रखते हैं और चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयों के लिए काम आती है ना। तो ऐसी देखो फसल जो है परमानेंट तो किसी भूमि पर रहेगी नहीं, उसको काटा जाएगा, बाजार भी जाएगी, घर में भी जाएगी और डिफरेंट प्लेसों पे भी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो फसलें होती हैं ये चल होती हैं। घास जो चारा होता है वो भी चलामान होता है। पूजा का अधिकार, देखो
पूजा का जो अधिकार है किसी का एक प्रॉपर नहीं है, ये तो सबका अधिकार होता है। किसी एक व्यक्ति पर ये नहीं है कि भाई आपको ही ये अधिकार है, आप पूजा कर सकते हो इस मंदिर में या इस मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी है, वो सबका अधिकार समान होता है। ठीक ठीक है। हथियार, जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। देखो मुझे ना बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पिछले काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रहा हूँ, दिक्कत आ रही है। ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है मेरे, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रही हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से बीमार हूँ, लेकिन रिकवरी होती है बॉडी में, फिर बीमार पड़ जाता हूँ, पता नहीं हो क्या रहा है। काफ़ी इलाज करा रहा हूँ, और आप सोचते हो कि सर पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं बहुत परेशान होता हूँ, बहुत उदास होता हूँ जब आपकी वीडियो आपको नहीं दे पाता हूँ। अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ना तो मेरे अंदर वो एनर्जी है और ना वो मेरा मन है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। बच्चे सोचते हैं, मेरे बहन भाई सोचते हैं कि सर पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे। भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है। हथियार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, रॉयल्टी पाने का अधिकार, यातायात के साधन, लगान के बकाया की वसूली। देखो जो लगान होता है ये कैसा होता है, चल होता है। जैसे हमने कोई अपना खेत किसी को किराए पर दे दिया, लगान पर दे दिया कि आप ये खेत ले लो और 1 साल के लिए हमें आप 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए, जैसे जैसे आपका जो खेत है उसके अनुसार, आपके इलाके के अनुसार जो आपका जो लगान बनता हो उसके अनुसार दे देते हैं। तो जो लगान होता है, किसी के पिताजी ने उसे उठाया और पिताजी की किसी कारण से डेथ हो जाती है या पिताजी कहीं बाहर चले जाते हैं, तो जो उसका जो लगान है उसके बच्चे या उसकी पत्नी या उसके परिवार का कोई सदस्य ले सकता है। तो जो लगान है वो क्या है, चल है। यह सरकार के द्वारा जो लगान होते हैं वो भी क्या होते हैं, चल होते हैं, यानी टैक्स। ठीक है, लगान का मतलब होता है टैक्स। भरण पोषण का अधिकार, देखो भरण पोषण का अधिकार भी क्या होता है, चल होता है। जैसे एक परिवार में कोई सदस्य हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका जो सबसे पहले पालन पोषण का जो अधिकार होता है माता पिता का होता है। माता पिता में भी सबसे पहला अधिकार होता है पिता का, फिर माता जी का, और माता या पिता नहीं है तो दादा दादी का अधिकार होता है। दादा दादी भी नहीं है तो चाचा चाची का अधिकार होता है, और वे भी नहीं है तो बुआ जी का अधिकार होता है। बुआ जी भी नहीं है तो फिर होता है मामा जी का अधिकार। तो इसी प्रकार क्या है, भरण पोषण का अधिकार होता है अगर वो नाबालिग बच्चे हैं, और प्लस उसमें सरकार का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। सरकार उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड कराती है। ठीक है। जमीन से अलग मशीनें, जो जमीन में नहीं लगी हुई हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, उनको हम चल संपत्ति कहते हैं। ठीक है। अब कहोगे भरण पोषण, भाई संपत्ति ये एक अधिकार है, अधिकार के अंतर क्या है, संपत्ति। संपत्ति होगी तभी तो हम किसी का भरण पोषण करेंगे, और वो कैसी है, चल संपत्ति। ठीक है। ये जो क्या थी, हमारी चल संपत्तियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जो संपत्ति अचल नहीं है, चल संपत्ति होंगी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती उन्हें अचल कहते हैं, और जो जा सकती हैं उन्हें चल कहते हैं। जो संपत्ति अचल नहीं है, जो अचल नहीं है वो चल संपत्ति है। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी अचल, और जो जाएगी वो चल। निम्नलिखित को अचल संपत्ति कहा जाता है। देखो अब से पहले हमने पढ़ा था चल संपत्ति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती हैं उन्हें चल संपत्ति कहते हैं। और अब पढ़ेंगे हम अचल संपत्ति। ताड़ का वृक्ष, देखो ताड़ का वृक्ष होता है वो एक कोई भी वृक्ष हो जो हमें फल दे रहा है या हमें छाया दे रहा है या हमारे वातावरण को स्वच्छ रख रहा है, और तो उनको कहेंगे हम अचल संपत्ति। ठीक है, जैसे एक ताड़ का वृक्ष है। मालिकाना अधिकार, जो मालिकाना जो अधिकार होता है
वो मालिक के पास ही होता है। ये नहीं है कि कोई घर है, घर का जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर है वो अधिकार उसी के नाम पर रहेगा, जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। मकान या दीवार को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते हैं। मार्ग का अधिकार, मार्ग होता है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। वंशानुगत पद, वंशानुगत पद का मतलब होता है जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, वहां का कोई मंदिर है और मंदिर किसी ने बनवाया और वो खुद पुजारी बन गया वहां पे। ठीक है। अब भाई जिसका मंदिर है वो खुद पुजारी बनाया तो उस मंदिर पे अधिकार किसका होगा? उसके पुत्र का होगा, फिर उसके परिवार के किसी सदस्य का होगा। मतलब ये क्या है? वंशानुगत पद, जो एक ही परिवार के एक ही पीढ़ी में चलता रहता है। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी, सॉरी, एक पीढ़ी में नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, पुजारी का आनुवंशिक पद, जो लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्यों पर चला आ रहा है। कुआं जो होता है अचल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। मेले व अचल संपत्ति से कर लेने का अधिकार, भाई मेला जहां पे लगता है वो किसी सरकार की भूमि होगी या किसी एक पर्सन की भूमि होगी, और वहां पर वो जो टैक्स लेगा या लगान लेगा वो या तो सरकार लेगी या वो व्यक्ति लेगा जिसकी वो भूमि है, वो बदल नहीं सकता है। ठीक है। छायादार वृक्ष जो हमें छाया दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने सबसे पहले बताया था, वो भी अचल है। मछली पकड़ने व ले जाने का अधिकार क्या है? अचल है। विधवा का पति की संपत्ति में अधिकार, विधवा का पति की संपत्ति में जो अधिकार है वो कैसा है? अचल है। उम्मीद करता हूं ये अचल संपत्ति भी आपकी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। देखो, जैसे हम अपने क्वेश्चन तैयार करते हैं तो क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा नंबर हमें कहां पे मिलते हैं? या तो डेफिनेशन पे मिलते हैं, यानी परिभाषा पे, या हमारे केस पे मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन तो कोई है नहीं हमारी, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक करा रहा हूं। जब हमारे समझ में बेसिक आ जाएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इसलिए यहाँ पे हमारी क्या है? डेफिनेशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे केसेस को ऐड किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा केस है, शिव दयाल बनाम पुत्तेलाल 54 इलाहाबाद 437। इस मामले में यह कहा गया कि यदि वृक्ष को तुरंत या निकट भविष्य में जाकर उसे प्रयोग का मन रहा हो तो खड़ा रहने पर भी वृक्ष चल संपत्ति होगा। देखो, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, यहां से आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। देखो, यदि वृक्ष को तुरंत या निकट भविष्य में जाकर, अगर हमने कोई वृक्ष लगाया, ठीक है, और हमारा उद्देश्य क्या है? इस पेड़ को हम कुछ दिनों बाद, जैसे 6 महीने, 1 साल बाद, या थोड़ा बड़ा जब हो जाएगा, हम इसे काटेंगे और इसकी लकड़ी का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है। इस उद्देश्य से लगाया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी काटेंगे, ये जब हमारे उपयोग लायक हो जाएगा इसे काट देंगे, तो उस वृक्ष को हम क्या बोलेंगे? चल संपत्ति बोलेंगे। ठीक है, अचल नहीं। जिस वृक्ष की शाखाएं या वृक्ष की जड़ें बहुत जल्दी काटने वाली हो या हमारा उद्देश्य उन्हें काटने का हो तो वो चल वृक्ष होगा। ये किस केस में बोला है? शिव दयाल बनाम पुत्तेलाल। जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे नीम, शीशम, बबूल, सागौन, जड़ी बूटी, यानी जिससे दवाइयां बनती हैं। नीम के जो वृक्ष होते हैं, इनकी लकड़ियों को काट के इनकी लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। शीशम की लकड़ी से लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। बबूल से, सागौन से, ये कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, इनसे कोई फल तो आते नहीं है, फल आते नहीं है, लेकिन इनकी जो लकड़ी है, लकड़ी के सामान बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो इस प्रकार के वृक्षों को हम अचल संपत्ति नहीं कह सकते, ये क्या है? चल संपत्ति है। लेकिन बशर्ते ऐसे जो वृक्ष हैं वो इस उद्देश्य से लगाए गए हों कि हम इन्हें जल्दी से जल्दी, या ये हमारी इच्छा के अनुसार जब जितना हमें इनको चाहिए इतना बड़ा हो जाएगा तब हम इसे काट लेंगे,
उस उद्देश्य से लगाए गए हों तो ये क्या है, चल संपत्ति। ठीक है, किसी ने नीम लगाया और उसका मन था कि जब ये बड़ा हो जाएगा इसे कटवा के अपने घर की लकड़ियों का कुछ अच्छा सा सामान बनवाएंगे। ठीक है। दूसरा है शांताबाई बनाम बम्बई राज्य AIR 9058 SC। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि ऐसे पेड़ जिनका उद्देश्य मात्र इमारती लकड़ी प्राप्त करना है वे अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कहा गया कि जो लकड़ियां हैं, जो वृक्ष हैं, उनका इस्तेमाल हम इमारत बनाने के लिए या इमारत बनाने के लिए जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पाड़ बांधना या हमें तख्ते चाहिए होते हैं जिससे हम अपना लेंटर वेंटर गिरते हैं, उसके लिए जो लकड़ियां हैं इस्तेमाल होती हैं। तो उस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो चल संपत्ति के अंदर आते हैं। लेकिन जिन वृक्षों से फल प्राप्त हो उन्हें अचल संपत्ति माना जाता है, जैसे आम, जामुन या अमरूद। ठीक है, ऐसे वृक्ष अचल संपत्ति होंगे जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं। सभी फलदार वृक्ष अचल संपत्ति हैं। जो वृक्ष फल नहीं दे रहे लेकिन छाया या वातावरण हेतु उपयोगी हैं वे अचल संपत्ति होंगे। देखो, एक तो सभी फलदार वृक्ष अचल संपत्ति हैं, या ऐसे वृक्ष हैं जैसे नीम, शीशम, सागौन या और भी कोई है, लेकिन हमारा उद्देश्य उनसे वातावरण को सफा रखना या उनसे छाया प्राप्त करना है, तब वो अचल संपत्ति होंगे। हमारा उद्देश्य उन्हें काटना नहीं है, लेकिन छाया या वातावरण को शुद्ध करना है तो वो अचल संपत्ति माने जाएंगे। लेकिन काटने का उद्देश्य है तो चल संपत्ति। जो वृक्ष फल या छाया के लिए लगाए गए लेकिन वह फल या छाया नहीं दे रहे, ना ही वातावरण के लिए उपयोगी हैं, वह चल संपत्ति हैं। देखो, दोबारा समझो, जो वृक्ष फल या छाया के लिए लगाए गए, हमने लगाए कि या तो वो फल या छाया हमें प्रदान करेंगे, लेकिन वह फल या छाया नहीं दे रहे हैं। लगाया था फल देंगे, छाया देंगे, वातावरण को शुद्ध रखेंगे, लेकिन वो क्या हुआ, सूख गए, बेकार हो गए। तो ऐसे वृक्षों को काटना उपयोगी है, जरूरी है, और उनको कहेंगे चल संपत्ति। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये TPA का बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।